जय हिंद साथियों, मैं राजवीर सर आज आपको कक्षा 10 के मैथ का वास्तविक संख्या नामक पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे संबंधित कुछ बेसिक मैं वीडियो बना चुका हूँ और आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 बताऊंगा। हमारा पहला प्रश्नावली है कि इसमें सवाल है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रश्नावली 1.1। हमारी पहली प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली का पहला ही सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। सबका एक ही फंडामेंटल है, एक ही तरीके से सबको लगाना है, बेसिक तरीका है। 100 सबसे पहले हम पहले को लेते हैं 140। देखिए बेसिक इसका क्या है कि अभाज्य संख्या से ही कट करना है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 माना जाता है। तो देखेंगे क्या 2 से कट रहा है। अभाज्य मतलब होता है जो अपने से कटे या तो 1 से कटे। तो 2 से देखिए कटेगा, लास्ट में 0 है तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 3 6 2 25 10, फिर कितना से कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 एक कम 7। अब हमारा इस नंबर का जो गुणनखंड मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम बात करेंगे कि 2 कितनी बार है इसमें, 2 बार है तो 2 के घाते 2 गुणते 5 गुणते 7 लिखेंगे। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरह से हम अगला भी कर सकते हैं, सेकंड वाला 156। लास्ट में कितना है इसके इकाई अंक पे 6 है। जब इकाई अंक पर 6 है तो ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 16 होगा, तो 2 अट्ठे 16, फिर द्वितीय 6, एक बचेगा 18, 2 9 18, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तरीके 9, लास्ट में 13 से कट जाएगा। अब 156 के हमारे गुणनखंड में जाएंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 2 बार है तो लिखेंगे 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों आपको? देखिए दोस्तों, पहला दूसरा बता दिए, ये हमको ये सब बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, सेम यही टॉपिक है, यही तरीका है। ये आपका HW रहेगा होमवर्क, जिसको आप लोग करिएगा, सेम यही तरीका है। नहीं लगेगा कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए। दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। देखिए पहला सवाल है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 14। तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें निकालना है LCM, फिर क्या निकालना है? HCF। इसके बाद इस पर रख के चेक करना है कि क्या हमारा ये आंसर सही है, क्या हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल लस और मस के गुणा के बराबर है। ठीक है बेटा, देखते हैं। हमारे पास पहला सवाल है
26 और 91। तो 26 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 26 देखिए 2 गुणे 13, 13 दूना 26। 91 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से 91, 7 गुणते 13, क्या होगा बेटा, 7 गुणते 13। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो मिलता है उसे भी लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसे भी। जैसे हमारा क्या हुआ, 13 मिल रहा है, 2 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिखेंगे, और 13 मिल रहा है तो एक 13 को क्या करेंगे, लिख देंगे और इसका गुणा करेंगे। 13 दूना 26 और 26 सत्ते 182, कितना हो जाएगा, 182। आगे हम देखेंगे इसका एचसीएफ में कहता है कि जो मिलेगा वो वैनिष्ट वही लिया जाता है। तो क्या मिल रहा है, 13। अब हमें इस फार्मूले पे चेक करना है कि फार्मूला क्या है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए हमारा दोनों संख्या कितना है, पहला है 26, दूसरा कितना है 91, बराबर एलसीएम का मान कितना है 182 और एचसीएफ का मान कितना है 13, कितना है 13। आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका मान आएगा 2366, इसमें भी गुणा करिएगा इसका भी मान आएगा 2366, दोनों का मान बराबर आएगा। दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब है कि LHS इक्वल RHS, दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्या है, आंसर सही है, तो लिखेंगे हैंस। तो ठीक है, अगला देखते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और बता देते हैं, फिर अगला वाला दे देंगे, होमवर्क करके आइएगा आपको। देखिए ठीक है, 510 और क्या है 92। देखिए दोस्तों 510 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। क्या निकालना, गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, ऐसे तो कर नहीं सकते, यहाँ पे करेंगे 2, लास्ट में 2 से कटेगा तो 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, एक जाएगा 11, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब बात समझिए, ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 बटे 24 और 3 पच्चे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 17 पच्चे 85, 17 से कटेगा 1। तब तक इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है जब तक कि इसका 1 ना आ जाए कटने के बाद। तो यहाँ क्या मिला, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, 92 का 92 का 1 कर लेना है, लास्ट में क्या है 2, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 23 23 से कटेगा। ओके, 23 किसी के पाला में आता नहीं है, जब 23 किसी के पाला में नहीं आता है फिर इसका ऐसे हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 गुणते 2 गुणते 23। एचसीएफ निकालते हैं, जो मिलेगा, मिल क्या रहा है आपका 2 मिल रहा है, एचसीएफ बराबर 2, जो वेनिस्ट होता है। एलसीएम 2 मिला, ये 2 मिल नहीं रहा है इसको भी लिखेंगे, ये 3 नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, 5 नहीं मिल रहा है उसे भी, 17 को भी, और किसको लिखेंगे 23 को, किसको लिखेंगे 23 को। तो ये सब, अब सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन सबका मल्टीप्लाई जो करना है तो उसको पहले क्या करेंगे कि 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, 60, अच्छा 60 में
17 का गुणा कर 0, 7 छक 42, 4 का 0, 6, 2, 6, 4, 10। इसमें किसका गुणा कर लेंगे? 23 का। 0, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 6, 4, 3, 2। मतलब हो जाएगा 23,460। कितना हो जाएगा? 23,460। इसका मान मिल जाएगा 23,460। इसको मिटा दे रहे हैं। हमें जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। जांच कर ले तो यहाँ पे लिख सकते थे आप, यहाँ पे लिख दे रहे जांच करने तो यहाँ लिखेंगे जांच करने पर। देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणते 92 बराबर एलसीएम कितना है? 23,460 और गुणते HCF कितना है? कितना है? यदि आप गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 46,920। इसका भी होगा 46,920। दोनों साइड का LHS हो चाहे RHS हो, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या आया? सही आया। तो स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 1, 2, 3। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दो सवाल तो हम सॉल्व किए, एक ये लास्ट वाला आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होमवर्क। इसको घर से करिएगा। नहीं समझ में आएगा, आंसर नहीं आएगा आपका, तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं इसे भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालिए। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो देखिए, इसमें से हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए, पहला आपका है 12, 15 और क्या है? 21। कितना है? 21। देखिए दोस्तों, 12 और क्या है? 15, इसके बाद 21। 12 का भाज्य गुणनखंड तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12। 15 का 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। HCF यदि हमें निकालना रहे तो जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास? उभयनिष्ठ तो यही मिल रहा है 3, तीनों में क्या मिल रहा है? 3। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 3। और LCM जो उभयनिष्ठ मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखा जाएगा। तो देखिए, 2 नहीं मिल रहा है, इसमें भी तो 2 गुणते 2, यहाँ का 3 मिला ही है, इसको लिख लेंगे। इसमें का 5 नहीं मिला है, इसमें का 7। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 के 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 6 42, 420। क्या हो जाएगा? 420। ये हमारा हो गया आंसर। तो समझ में आया कि नहीं आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। वैसे तो बहुत ही इजीली तरीके से बताए हैं। देखिए, बार बार
हमें कहने की तो आदत नहीं है। आप बीच बीच में सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक शेयर करिएगा, जो भी ज़रूरतमंद हो उनको ये वीडियो भेजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो। ठीक है, तो ये हमारा सवाल रहेगा, होमवर्क के रूप में करिएगा आप लोग इसको भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चौथा सवाल है हमारा SCF 306,657 बराबर 9 दिया है और करा कि LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब LCM, इन दो संख्याओं का LCM 9 दिया है और इन्हीं दो संख्याओं का SCF 9 दिया है और LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अब चाहें तो इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसी टाइप का सवाल हम पीछे बताए हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले सूत्र है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, 306 गुणते 657। LCM निकालना है, HCF कितना दिया है 9, इसका इधर भाग देंगे तो 306 गुणते 657 बटे 9 बराबर LCM, या LCM बराबर 306 गुणते 657 बटे 9। 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 सते 63, बचा कितना 2 और 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 306 गुणते 73। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 3 छक 18, 3 0 0 1, 3 त्रिक 9, 7 छक 42, 4 का 7 में 0 गुणा करेंगे तो 4 0 होगा, 4 यहाँ पे लिख देंगे, 7 त्रिक 21, 8 3 9 4 13, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा आपका लिखा जाएगा 22,338। यही हमारा इसका LCM होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए पहली बात तो आप जानते हैं कि कोई ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंक 0 पर समाप्त हो, इसका मतलब है कि उसमें वह 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। 2 गुणे 5 के रूप में रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड, तभी वह संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, आप चाहें तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 के घात n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, इसका होगा 2 गुणे 3, ये ना होगा 2 3 6 की घात n। ये बताइए कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या हो जो 0 पर समाप्त होती हो, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 के घाते, मतलब 2 गुणे 5 के घाते n के रूप का होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के घात n के रूप का होता है। मतलब इस रूप का होना चाहिए जिसमें 2 और 5 दोनों दिया है। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों दिया रहेगा तभी तो 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब है कि इस 6 के घात n में हमारा 2 तो दिया लेकिन 5
नहीं दिया है, अतः जो है कि 6 के घातीय शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 के घातीय शून्य पर समाप्त नहीं, हमारा जांच हो चुका है। ठीक है, आया समझ में? देखिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस टेक्निक है। कह रहा है कि जांच ये हमें करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घातीय अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो आपको तो ये दिखाई दे रहा है कि 6 में जो है कि अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 3 होता है। तो लिखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 3, इसके 2 गुणे 3 के घाते क्या हो जाएगा n। कोई ऐसी प्राकृत संख्या, बस समझिए आप ये जानते हैं कि कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या हो जो शून्य पे समाप्त होती हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, अन्यथा वो अभाज्य गुणनखंड जो है कि शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो ये देखो 2 गुणे 5 के रूप में ये है नहीं, इसमें तो 3 दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, एकदम अलग दिया है। तो क्या इसका अंक जो है शून्य पे समाप्त होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यही लिख देंगे, अतः 6 के घातीय शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नोट करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। क्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या इसका मतलब है यदि उसमें कोई ऐसी संख्या जिसमें वह और उसका गुणनखंड स्वयं, मतलब एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या भी रहे, मतलब स्वयं और एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या रहेगा तो भाज्य होगा। यदि उसमें वह ही रहे और एक रहे, उसके अलावा कोई दूसरा और नंबर न रहे तो वह जो है कि क्या रहेगा? अभाज्य रहेगा। भाज्य का मतलब होता है कि एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा नंबर रहे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए हमारा है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसमें से देखो यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ अलग है। इसमें से 13 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 13 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 11 धन 1, तो 13 हो जाएगा 11 सतह 77 धन 1, क्या हो जाएगा? 13 गुणे 78। ये बताइए भाज्य होने का मतलब है कि भैया यह नंबर और इसके अलावा एक के अलावा भी तो कोई और नंबर होना चाहिए। देखिए यह भी नंबर है, ये भी कम से कम 2 नंबर है। तो बताइए अभाज्य मतलब होता है कि या तो वह रहे या तो एक रहे, या तो स्वयं रहे या तो एक रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है? स्वयं के अलावा 78 भी है। जब कोई 2 नंबर है, कोई 2 संख्या है तो इसका मतलब क्या है? भाज्य। तो क्या लिखेंगे? अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक हमारा को छोड़कर अन्य संख्या क्या है? अन्य संख्या या अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड चेक हो गया हमारा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, अन्य 2 गुणनखंड है। इसमें ये भी ऐसा ही 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, 5 कॉमन ले लें तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। देखिए 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। तो यदि इतने का गुणा करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 1008 धन 1। 5 गुणते हो जाएगा 1009। गुणा करना चाहें तो हो जाएगा 1009। 5 गुणते 1009। ये बताइए ये भी तो ऐसा ही है कि भैया कि एक को छोड़ के कोई अन्य 2 गुणनखंड है कि नहीं है? अन्य 2 गुणनखंड है, इसका मतलब है कि ये भी क्या है? आपका भाज्य है। तो लिखेंगे
अतः क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। अन्य दो गुणनखंड कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बस कॉमन लिया गया है, बेसिक चीजें हैं, कॉमन लिया गया है, इसके बाद गुणा करके जोड़ दिया गया है। और देखा जाता है भाज्य होने का मतलब होता है कि हमारे पास कम से कम 2 नंबर रहे, तो 2 नंबर मिल ही रहा है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास 7 एक अभाज्य संख्या है, क्या है 7 है, तो यह स्वयं भी है और 1 है, यह स्वयं भी है और 1 है, तो ये अभाज्य है। लेकिन जैसे हम ले लें 7 ले लें, 5 ले लें, 3 ले लें, ये सब अभाज्य संख्या है। यदि हम ले लें यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए 14 ले लें, क्या ले लें 14 ले लें, तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 7, इसका मतलब क्या है, स्वयं तो है ही है, तो भी स्वयं है, 7 भी स्वयं है, इसके गुणनखंड 1 है, इसके साथ साथ देखो कम से कम 2 है, क्या है 2 है, इसलिए क्या है ये भाज्य, ये अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है स्वयं और 1, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। और भाज्य में क्या है, स्वयं और 1 के अलावा भी कोई एक अलग नंबर रहे, कोई दूसरा नंबर रहे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः जो है कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब है, याद रखिएगा कि जब दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट लेती है और रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। इसका मतलब है कि एक ही स्थान पर जब भी मिलेंगे तो उन दोनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो आएगा उतना ही मिनट बाद वो जो है कि क्या करेंगे, एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। बस समझिएगा, लिखा जाएगा कि एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, समय लेती है 18 मिनट का। और यदि बात किया जाए रवि का, तो रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, अर्थात रवि एक चक्कर में 12 मिनट, एक चक्कर में कितना मिनट समय लगता है, रवि का एक चक्कर, रवि एक चक्कर में 12 मिनट, रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। रवि एक चक्कर में कितना समय लगता है, रवि का एक चक्कर में 12 मिनट समय लगता है। इसका मतलब है कि दोनों एक ही साथ जब मिलेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, निकालेंगे एलसीएम। तो तभी एक ही स्थान पे वो मिलेंगे। और कितने समय बाद मिलेंगे, देखिए 18 12, 18 का 2 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का 2 गुणे 2 4 3 12, मिला कितना, ये मिल गया कॉमन, ये मिल गया, तो एलसीएम बराबर 2 और ये 3 मिल गया। ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 3 6 6 आके 36, अर्थात 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट लिखेंगे। अतः
36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलें। कोई दिक्कत हो तो समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। कोई दिक्कत नहीं उसे होना चाहिए कि भैया एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है और वही एक चक्कर लेने में कितना रवि कितना समय लेता है, 12 मिनट लेता है। तो दोनों एक ही स्थान पे तभी मिलेंगे जब इनका एलसीएम निकाला जाएगा। तो इनका एलसीएम निकाला जाएगा तो इसका मतलब है कि सबसे कम से कम समय निकाला जाएगा। एलसीएम निकालने का मतलब है कि कितने समय के बाद, तो ये बताइए एलसीएम निकाला गया तो क्या मिला 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे क्या करेंगे, मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ऐसे ही वीडियो को आप चाहते हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो को बनाते रहें। अगले दिन मिलते हैं आपके अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।